मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। और इससे पहले ज़रूरी है कि आप आरएनए टाइप्स पे एक वीडियो लेक्चर है प्लेलिस्ट में, उसको ज़रूर देखें आएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डॉगमा के बारे में जैसे आप जानते हैं उसमें हम एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो ट्रांसलेशन के दौरान क्या होता है, जो ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे। किस पे से? एमआरएनए टेम्पलेट मॉलिक्यूल से। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएंगी? बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, तो कैसे चेन बनेंगी? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यूकेरियोट में ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में होगा। यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमको यहाँ राइबोसोम फ्लोट करते हुए भी दिख जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यू होते हैं। बात करते हैं ट्रांसलेशनल मशीनरी की। वो मशीनरी जो रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए की लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करेगी इनटू प्रोटीन्स। तो उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस एंड राइबोसोम। अब एमआरएनए, टीआरएनएस और आरआरएनए में आपको पढ़ा चुकी हूँ। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके ही बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको टाइप्स ऑफ आरएनएस का लेक्चर देख के आना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल फ्रेश आए हैं। अगर पहले से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। तो इससे पहले कि ट्रांसलेशन शुरू हो उससे पहले एक्टिवेशन होता है अमाइनो एसिड का। उससे पहले एक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक्टिवेट होते हैं, टीआरएनए से उनका अटैचमेंट होता है। जो एक्टिवेशन है अमाइनो एसिड का एग्जैक्टली उसका मतलब ही यही है कि अटैचमेंट होना अमाइनो एसिड का किसके साथ? टीआरएनए के साथ। इसको हम अमाइनोसाइलेशन और टीआरएनए चार्जिंग भी कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज जो है वो एटीपी के साथ बाइंड करता है, एटीपी को बाइंड करता है, एटीपी को बाइंड करता है अमाइनो एसिड के साथ, और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो एएमपी अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा टीआरएनए के साथ, और अब टीआरएनए को कहा जाता है अमाइनो एसिड टीआरएनए। चलिए देखिए रिएक्शन में समझिए। पहले अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, यहाँ पे प्लस रहेगा, अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज कहा। ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये एक अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज ही है। तो अमाइनो एसिड प्लस एटीपी एंजाइम यूजेस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अब अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। फिर ये अमाइनो एसिड एएमपी को जोड़ा जाएगा टीआरएनए के साथ विद द हेल्प ऑफ सेम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और फिर अमाइनो एसिड टीआरएनए और एएमपी ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले अमाइनो एसिड को एटीपी के साथ जुड़ेगा अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। उसके बाद हमारे पास पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही फॉस्फेट बचेगा, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यही कॉम्प्लेक्स जाके टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन अब अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा टीआरएनए, एएमपी जो है वो बाद में यूज अप हो जाएगा रिएक्शन में। हर एक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो एक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, और उस अमाइनो एसिड के लिए जो कंपैटिबल टीआरएनए होता है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। समझ गए? एक टीआरएनए जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकता है। पिछले जेनेटिक कोड वाले लेक्चर में मैंने इसका रीज़न भी बताया है। मैंने वोबल हाइपोथेसिस में बताया है कि वोबल हाइपोथेसिस जो है वो सेटिस्फाई करती है डिजेनरेसी वाली बात को। ठीक है, तो हर एक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज किसी एक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और किसी एक उसके लिए एक कंपैटिबल टीआरएनए भी ढूंढेगा। एक अमाइनो एसिड जुड़ता है एक टीआरएनए के साथ। ओके, तो ये एक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज
को का रिकॉग्नाइज करना अमाइनो एसिड का, फिर उसके लिए कंपैटिबल टीआरएनए ढूंढना, ये इसका काम है। सिंथेटेज जो है वो एंटीकोडोन लूप को भी पहचान पाता है, कहाँ पे, एक्सेप्टर आर्म और टीआरएनए मॉलिक्यूल पे, है ना। तो क्योंकि तभी तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है, जो टीआरएनए मॉलिक्यूल पे एंटीकोडोन लूप है और एक्सेप्टर आर्म है, उनको खास तौर पे पहचानता है, उनको पहचानता है, तभी वो एक कंपैटिबल टीआरएनए अमाइनो एसिड के लिए ढूंढ पाता है। अब ये सिंथेटाइजेस जो हैं, ये एक अमाइनो एसिड को टीआरएनए में, जो अडीनोसिन में जो शुगर मॉलिक्यूल रहेगा उस पर या तो 2 प्राइम, क्योंकि आरएनए है तो उस पर 2 प्राइम पे भी हाइड्रोक्साइल रहता है और 3 प्राइम पे भी हाइड्रोक्साइल रहता है, तो या तो वो 2 प्राइम पे के हाइड्रोक्साइल पे अमाइनो एसिड को लिंक कर सकते हैं, या फिर 3 प्राइम के जो शुगर मॉलिक्यूल है ना, शुगर मॉलिक्यूल है 3 टर्मिनस पे जो भी आपको मिलता है CCA, आपने पढ़ा है ना कि CCA इस तरह से रहता है। तो ए अडीनोसिन पे जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके 2 प्राइम एंड पे या 3 प्राइम एंड पे कहीं भी अमाइनो एसिड को लिंक करवाया जा सकता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज द्वारा, ठीक है। होगा 3 प्राइम एंड पे ही, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, इसीलिए बोल रही हूँ पहले आप अपना लेक्चर कंप्लीट करके आइए, टीआरएनए का मॉलिक्यूल देख के आइए जिसमें आपको CCA का एक सीक्वेंस मिलता है, सब में होता है, और वहाँ पे लास्ट में अडीनोसिन है, तो वहाँ पे डिऑक्सी अडीनोसिन नहीं है ना, अडीनोसिन है, डिऑक्सी होता तो 2 प्राइम पे भी आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं मिलता, यहाँ 2 प्राइम पे भी है, 3 प्राइम पे भी है। तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो 2 पे सही या 3 पे सही कहीं भी अमाइनो एसिड को टीआरएनए पे लिंक कर सकता है, ओके। तो देखिए 2 क्लासेस आती हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की, एक आती है क्लास 1 अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस जो होते हैं वो 2 प्राइम पे अटैच करेंगे अमाइनो एसिड को, 3 प्राइम 2 सेकेंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उस पर अटैच करेंगे थर्ड टर्मिनस की तरफ को, और जो क्लास 2 अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है वो 3 प्राइम पे अटैच करते हैं। तो जब भी अमाइनो एसिड जुड़ेगा टीआरएनए के साथ उसको हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए, जब किसी टीआरएनए पे कोई अमाइनो एसिड नहीं होगा उसको हम कहेंगे अनचार्ज टीआरएनए, और अगर कोई इनकरेक्ट अमाइनो एसिड जो है वो जुड़ जाता है उसको हम कहेंगे मिसचार्ज टीआरएनए। ये देखिए ये है एक अमाइनो एसिड, ये है आपका पूरा का पूरा आर्जिनिन का एटीपी मॉलिक्यूल, जहाँ पे ये 2 देखिए फॉस्फेट जो है वो खत्म होके अमाइनो एसाइल एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया। अब टीआरएनए जो है एएमपी को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आ गया इंस्टेड ऑफ अमाइनो एएमपी अब यहाँ जुड़ गया टीआरएनए, और ये हो गया आपका, देखिए तो सब मतलब एएमपी भी जुड़ गया और अमाइनो एसाइल, ये आपका अमाइनो ग्रुप है जो 3 प्राइम पे एंड हुआ था, और 5th वाला जो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है इस पे आके टीआरएनए जो है वो जुड़ जाएगा। तो आपको पूरा मिल गया अमाइनो एसाइल टीआरएनए एएमपी सिंथेटेज अमाइनो एसाइल टीआरएनए और प्लस एएमपी पूरा कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हो गई चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, कौन कौन से स्टेप्स हुए, ये पहला था, ये दूसरा था, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो। चलिए अब प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, लेकिन आज हम मेनली बात किसके बारे में करेंगे, इनिशिएशन के बारे में, बहुत बड़ा हो जाएगा इनिशिएशन ही, ठीक है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बात करेंगे हम इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनिशिएशन के बारे में। इनिशिएशन तब होता है जब 30S और 50, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो इनिशिएशन तभी होगा जब ये 50S और 70S राइबोसोम होता है, उसमें 30S 50S सब यूनिट्स होती हैं, जब ये दोनों सब यूनिट एसोसिएट होंगी, जुड़ेंगी, तभी इनिशिएशन होगी। और ये जो इनका एसोसिएशन होता है इन दोनों सब यूनिट्स का, वो होता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए पे। एमआरएनए पे एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है, उस पे जाके ये दोनों सब यूनिट एसोसिएट होनी चाहिए। अब ये कैसे एसोसिएट होंगी ये भी हम जानेंगे, ठीक है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है वहाँ पे शिंडलगेनो सीक्वेंस होता है और एक इनिशिएटिंग कोडोन होता है, जहाँ पे भी राइबोसोम को बाइंड करना है वहाँ पे शिंडलगेनो सीक्वेंस होगा, इनिशिएटिंग कोडोन होगा। शिंडलगेनो सीक्वेंस होता है 5' AGGAGGU सीक्वेंस,
जो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये शिन डेल्गेनो सीक्वेंस एमआरएनए में प्रेजेंट है। अब इस एमआरएनए पे आके जुड़ना है राइबोसोम्स को। राइबोसोम में होता है आरआरएनए, ओके। तो ये 30s सब यूनिट में 60s आरआरएनए, स्मॉल आर होगा यहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए होता है। तो शिन डेल्गेनो सीक्वेंस इसी 16s आरआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यूकेरियोट्स की बात करेंगे, लेकिन जुड़ेगा कैसे अभी ये भी पूरा नहीं है, इसके लिए इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत भी होगी, ठीक है। लेकिन इतना हम समझ गए कि इनिशिएशन साइट पे जाके एसोसिएशन होता है 30s और 50s सब यूनिट्स का, और इनिशिएशन साइट इन प्रोकैरियोट्स उसके पास हुआ शिन डेल्गेनो सीक्वेंस और इनिशिएटिंग कोडोन। कैसे शिन डेल्गेनो सीक्वेंस को पहचानेगा, क्योंकि जो शिन डेल्गेनो सीक्वेंस है उसके पास एंटी कोडोन होगा फॉर 60s आरआरएनए। और यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें 40s और 60s सब यूनिट्स का एसोसिएशन होगा, लेकिन यूकेरियोट्स में थोड़ा अलग तरीके से हमको एसोसिएशन देखने को मिलता है, और वहाँ पे कोई शिन डेल्गेनो सीक्वेंस नहीं होता है। ये जो यहाँ पे 40s है, 40s स्मॉल सब यूनिट है, वो एमआरएनए में मिथाइलेटेड कैप होती है, जो कि हमें प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में नहीं देखने को मिलती है। तो ये स्मॉलर सब यूनिट 40s जो है मिथाइलेटेड कैप को रिकॉग्नाइज करता है और फिर इनिशिएशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, और फिर जब ये रिकॉग्निशन हो जाती है तो लार्जर सब यूनिट भी जो है वहाँ पे पहुँच जाती है और पूरा हमारे पास ये एसोसिएशन होता है, तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन होती है। इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस को फर्दर फैसिलिटेट किया जाता है हेलिकेज एंजाइम के थ्रू और कोजेक सीक्वेंसेस के थ्रू। कोजेक सीक्वेंस है ACCAUGG, ओके। तो कोजेक सीक्वेंस और हेलिकेजेस जो हैं प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की एसोसिएशन में अपना रोल प्ले करते हैं। कभी कभी जो है वो IRAS होते हैं, इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट। एक इंटरनल स्पेशलाइज सीक्वेंस होता है जो कि वायरसेस के एमआरएनए में पाया जा सकता है, ओके। वायरसेस कहाँ, बाहर तो ऐसे वो बिना होस्ट के तो वो काम नहीं कर सकते, मोस्टली उनके होस्ट यूकेरियोट्स भी होते हैं, बहुत सारे यूकेरियोट्स उनके होस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो 40s सब यूनिट है ना, वो डायरेक्ट बिना उसको कैप को पहचानने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट के साथ जुड़ जाती है और ट्रांसलेशन को इनिशिएट कर सकती है। ऐसा ही हमको देखने को मिलता है पोलियो वायरस में। पोलियो वायरस में जहाँ पे क्या होता है कि होस्ट IRAC इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट्स होती हैं, और वहाँ किसके, पोलियो वायरस के एमआरएनए में, और वहाँ से जो है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है। पोलियो वायरस जो है, ठीक है, पोलियो वायरस जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोटीजेस को, जो कि सेलुलर यूकेरियोट्स में पोलियो वायरस कुछ प्रोटीजेस को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन को काटने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन को ख़त्म करने वाले प्रोटीजेस, जो किस प्रोटीन को ख़त्म कर सकते हैं, EFIF, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G को ये क्या कर सकते हैं, इसको क्लीव कर सकते हैं। अब ये जो यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G है ना, ये बाइंड करता है यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E के साथ, जो कि एक कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स है ना। तो इस तरह से देखिए यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G बाइंड करेगा कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स के साथ, फिर हमें जो कैप का पोजीशन पता चलता था। लेकिन अगर पोलियो वायरस ने प्रोटीजेस को प्रोड्यूस किया है तो उन्होंने इस फैक्टर को ही ख़त्म कर दिया, ये कैप के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा, तो अब सेल का ट्रांसलेशन जो है वो शट डाउन होने लगता है। बट मशीनरी को इमीडिएटली डाइवर्ट किया जाता है IRS की तरफ, सीक्वेंसेस की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं इन वायरल mRNA। अब वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस चलती है और वायरस जो है वो अपना प्रोटीन्स बनाता है इस तरह से। फिर समझ गए आप। तो फिर हमारे पास मेनली जो है क्या होता है, मिथाइलेटेड कैप को ही पहले पहचाना जाता है, लेकिन कई बार इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट होती है, वहाँ पे जाके भी डायरेक्ट 40S सब यूनिट जो है वो जुड़ सकती है। देखिए अब जानते हैं इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड और इनिशिएटिंग कोडोन कौन से होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टार्ट कोडोन होता है, अमाइनो एसिड होता है, वो होता है मिथ्योनिन, और AUG उसको कोड करता है। वहीं देखिए प्रोकैरियोट्स में यू बैक्टीरिया जो है उसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड N-फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है।
आर्की बैक्टीरिया में एन फॉर्माइल मिथ्योनिन नहीं, मिथ्योनिन ही होता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में मेनली होता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। यू बैक्टीरिया में AUG स्टार्ट कोडोन हो सकता है, GUG और रेयरली UUG भी स्टार्ट कोडोन हो सकता है, और ये हमेशा फिर एनकोड करेंगे एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को, और ये एन फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय एन फॉर्माइल मिथ्योनिन tRNA। अगर AUG प्रेजेंट है कोडिंग रीजन में, ये इनिशिएटर कोडोन नहीं है, ओके। AUG चाहे इनिशिएटिंग कोडोन है, चाहे ये बीच में कहीं प्रेजेंट है यूकेरियोट्स में, हमेशा मिथ्योनिन को यूकेरियोट नहीं, यहाँ हमेशा मिथ्योनिन को एनकोड करेगा इन केस ऑफ यूकेरियोट। लेकिन यू बैक्टीरिया में यहाँ यू बैक्टीरिया होना था, AUG अगर कोडिंग रीजन में है यू बैक्टीरिया की तो एनकोड करेगा फॉर्माइल मिथ्योनिन को, ठीक है। अगर फॉर्माइल मिथ्योनिन को सिर्फ कब एनकोड करेगा, जब ये इनिशिएटर होगा। I'm sorry, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गई, ओके। AUG जो है कब एनकोड करेगा, जब ये फर्स्ट इनिशिएटर कोडोन होगा तो फॉर्माइल मिथ्योनिन बनाएगा प्रोकैरियोट्स में, अदरवाइज ये प्रोकैरियोट्स में भी मिथ्योनिन ही बनाता है। सिमिलरली GUG अगर कोडिंग रीजन में है तो वेलिन बनाएगा, इनिशिएटर कोडोन है तो मिथ्योनिन बनाएगा, ठीक है। तो यूकेरियोट में मोस्टली जो कोडिंग कोडोन रहता है स्टार्ट कोडोन वो AUG रहता है, तो AUG के अलावा GUG एंड UUG, GUG किसको कोड कर सकता है और वेलिन को कोड कर सकता है अगर बीच में कहीं प्रेजेंट है, शुरू में ही प्रेजेंट है तो फिर ये फॉर्माइल मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। अब इनिशिएटिंग tRNA कैसा होता है, इनिशिएटर tRNA जो है वो मिथ्योनिन को कहाँ लाएगा, इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स पे लाएगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू किया जा सके। इनिशिएटिंग tRNA मिथ्योनिन को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे लेके आता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू किया जा सके। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे क्या बन रहा है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे आपका mRNA है, राइबोसोम सब जुड़ रहा है, और इनिशिएटर tRNA जो है वो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स जो होते हैं इनिशिएटर tRNA के, ठीक है, वो इंश्योर करते हैं कि वो क्या इंश्योर करते हैं, अलग होते हैं। जो स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं tRNAs के, इनिशिएटर tRNAs के, वो अलग होते हैं, ओके। सो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इनिशिएटिंग tRNA इंश्योर दैट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसलेशनल इनिशिएशन फैक्टर्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय ट्रांसलेशनल इलॉन्गेशन फैक्टर्स। तो tRNA इनिशिएटेड tRNA थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनको ट्रांसलेशनल इनिशिएटर फैक्टर पहचान पाते हैं, ट्रांसलेशनल इलॉन्गेशन फैक्टर्स उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो होता है इनिशिएटर tRNA इन केस ऑफ बैक्टीरिया वो होता है फर्स्ट और 72 के बीच में बेस पेयरिंग नहीं होती, ओके। वॉटसन क्रिक बेस पेयर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इन बिटवीन द पोजीशन 1 एंड 72। कहाँ, एक्सेप्ट आर्म पे, चिंता मत करिए, आपको डायग्राम से दिखाऊंगी, ओके। और एंड द प्रेजेंस ऑफ 3 कंजर्व्ड कॉन्जिक्यूटिव GAC, एक साथ हमें GC 3 एक साथ GC, इस तरह से हमें एंटीकोडोन स्टैम में GC सीक्वेंसेस जो हैं वो दिखाई देंगे। तो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इनिशिएटर tRNA में क्या बोला हमने, बैक्टीरिया के इनिशिएटर tRNA में कि फर्स्ट और 72 पोजीशन के बीच में बेस पेयरिंग नहीं होगी, और एंटीकोडोन स्टेम जो होगा tRNA का उसमें GC बेस पेयर्स रहेंगे। लेकिन अगर हम इनिशिएटर tRNA इन यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें अडेनिन 1 और यूरेसिल 72, ओके, वहाँ पे हमको क्या दिखाई देते हैं, बेस पेयर्स दिखाई देते हैं एक्सेप्टर आर्म में। देखिए, द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इनिशिएटर tRNA इन यूकेरियोट्स आर द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर A1 to U72 Watson Crick base pair in the acceptor stem, as well as the nature of the base pair 50 to 64 and 51 to 63 in the T stem। तो ये T stem में हमें इस तरह से दिखाई देता है 50 to 64 पोजीशन पे पेयरिंग, ओके, 51 to 60 या 63 पे, और जो हमारा A1 और U17 है, एडेनिन और यूरेसिल, ठीक है, ये हमें एक्सेप्टर आर्म पे जो है बेस पेयर्स जो हैं वो दिखाई देंगे इन केस ऑफ यूकेरियोट। बैक्टीरियल इनिशिएटर tRNA जो है वो अमाइनो असाइलेटेड होता है। कौन अमाइनो असाइलेट करेगा उसको, मिथ्योनिन tRNA सिंथेटेज, और जो कि इंटरेक्ट करता है मेनली विद एंटीकोडोन। हमने अभी पढ़ा था कि tRNA सिंथेटेज जो है एक्सेप्टर आर्म को पहचान सकता है, एंटीकोडोन को पहचान सकता है, ठीक है। और जो मिथ्योनिन होता है, द मिथ्योनिन ऑफ बैक्टीरियल इनिशिएटर tRNA, ठीक है, इस
formulated by methionine tRNA transformylase which mainly recognize the absence of the 1n72 base pair। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो मिथ्योनिन होता है वो फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है, जो पहला इनिशिएटर कोडोन होता है वो फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये आ गई कि जो इनिशिएटर टीआरएनए है उसको कौन अमाइनो एसाइलेट करता है, मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेटेज, क्योंकि मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो टीआरएनए के एंटीकोडोन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वहीं जो बैक्टीरिया इनिशिएटर टीआरएनए है वहाँ पे पहले मिथ्योनिन होता है, लेकिन उस मिथ्योनिन को में जोड़ दिया जाता है फॉर्माइल ग्रुप, उस फॉर्माइल ग्रुप को जोड़ा जाता है मिथ्योनाइल टीआरएनए ट्रांसफॉर्माइलेज के द्वारा, जो कि किस चीज़ को पहचानता है, वो देखता है कि फर्स्ट और 72 पोजीशन जो है टीआरएनए में वहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं है। ये आपके सामने रहा इनिशिएटर टीआरएनए का डायग्राम। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट और 72 पोजीशन में यहाँ पे कोई बेस पेयरिंग आपको 1 और 72 मार्क भी किए गए हैं, और यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी होगा, कौन सा एंजाइम फॉर्मुलेशन करवाएगा ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, नेचुरल वेरिएंट्स जो हैं वो आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और ये देखिए ये आपका आ गया जो मेन जीसी, हमने कहा कि हमारे पास जो एंटीकोडोन वाला आर्म होता है वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेंगे, जीसी 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 सीक्वेंसेस मिलते हैं। नेचुरल वेरिएंट्स में आपको क्या मिलते हैं, एयू जीसी जीसी, इस तरह से थोड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन एक जीसी जो है कंजर्व्ड सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। ये हो गया प्रोकैरियोट्स की बात कि प्रोकैरियोट्स में आप कैसे पहचानते हैं। यूकैरियोट्स में भी मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रोकैरियोट पे पूछा जाता है, क्योंकि हमारी जो स्टडीज़ ज़्यादा इन डेप्थ हुई हैं वो प्रोकैरियोट्स पे हुई हैं। ठीक है, अब इनिशिएशन फैक्टर्स की बात करते हैं। इनिशिएशन होगा, अगर प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन होनी है तो उसके लिए कुछ इनिशिएटर फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जो कि हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। ये है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम आगे बात करेंगे। ये इनिशिएशन फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स में। क्या काम है इनिशिएशन फैक्टर 1 का? इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। कहाँ पे? ए साइट पे। ठीक है, और वहाँ पे किसको नहीं आने देता, अमाइनो एसिड टीआरएनए को नहीं आने देगा। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 1 30 सब यूनिट के साथ एसोसिएटेड होता है ए साइट पे, और प्रीमेच्योर एंट्री नहीं होने देता अमाइनो एसिड टीआरएनए की। ओके, ये क्या करता है, ये मॉड्यूलेट कर सकता है इनिशिएशन फैक्टर 2 की बाइंडिंग को भी। ठीक है, ताकि राइबोसोम की जो एफिनिटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। समझ गए आप? चलिए, इतना हम पहले समझ गए कि इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ एसोसिएटेड होता है, और ए साइट पे अमाइनो एसिड टीआरएनए को एंटर नहीं होने देता पहले। ये तब ये अभी पूरा ये एंटर नहीं करेगा। ठीक है, और ये इनिशिएशन फैक्टर 2 की बाइंडिंग को भी मॉड्यूलेट कर सकता है, और ये साथ में 50S सब यूनिट की बाइंडिंग को भी प्रिवेंट करता है, ताकि पूरा फॉर्मेशन ना हो जाए 70S सब यूनिट का। ओके, तो इनिशिएशन फैक्टर 1 का काम है कि सब जितना भी काम होना है आगे उसको वो रोक दे। अमाइनो एसिड टीआरएनए आना है, एंटर होना है उसको, लेकिन वो प्री मैच्योर एंटर ना हो, उसको इनिशिएशन फैक्टर 1 रोकेगा। इनिशिएशन फैक्टर 2 को ये मॉड्यूलेट करेगा, फिर ये 50S सब यूनिट को आने से भी रोकेगा कि तुम मत आओ और 70S में राइबोसोम मत बनाओ। अब ये इनिशिएशन फैक्टर 1 कहाँ मौजूद है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट में मौजूद है। कहाँ? ए साइट पे। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है ये एक असेंशियल जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, whose main recognized function is to interact specifically with the initiator of methionine tRNA and to position it correctly in the ribosomal P site। चलिए ध्यान से सुनिए, इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि जीडीपी मतलब जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बात ध्यान से रखिएगा याद कि इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है वो जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, और इसका मेन काम होता है इनिशिएटर टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए को करेक्ट पोजीशन पे रखना, जो कि है पी साइट पे सही जगह पे रखना।
इनिशिएशन फैक्टर 3 का बहुत सारे काम होते हैं, ये स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है और किसको एंड कीपिंग इट अवेलेबल फॉर इनिशिएशन बाय ब्लॉकिंग 50s सब यूनिट, binding before 30s pre-initiation complex formation and increasing the accuracy of initiator tRNA selection, monitoring codon anticodon interactions। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 1 का भी इनडायरेक्ट फंक्शन हमने बोला था कि 50s सब यूनिट को बाइंडिंग से रोक सकता है ताकि 70s सब यूनिट एकदम से ना फॉर्म हो। उसी तरह से इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो बहुत सारे काम करता है। क्या करेगा ये? बहुत सारे सेवरल फंक्शन ये बाइंड करता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ताकि इसको अवेलेबल रख पाए इनिशिएशन के लिए। ओके, पर ब्लॉक करेगा किसको? ये इनिशिएशन फैक्टर 3 भी किसको ब्लॉक करता है? 30s सब यूनिट को ब्लॉक करता है। क्यों? देखिए, बाय ब्लॉकिंग 50s सब यूनिट को ब्लॉक करता है बिफोर 30s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि पहले बनता है 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 30s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जब तक 30s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक राइबोसोम जो है पूरा कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा। तो याद रख लेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 का फंक्शन, 2 का फंक्शन और 3 का फंक्शन। फिर इन्वॉल्व देखते हैं हम स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। अगर ये देखना हो हमको तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? mRNA बाइंड करेगा 30s सब यूनिट के साथ, वो कौन स्टिमुलेट करेगा? इनिशिएशन फैक्टर 3 स्टिमुलेट करेगा, और इनिशिएटर tRNA जो है एंटर करेगा पार्शियल पी साइट पे विद द हेल्प ऑफ इनिशिएटर फैक्टर 2। ठीक है, लार्जर सब यूनिट जो है फिर बाद में कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करेगी और पार्शियल tRNA बाइंडिंग साइट जो है अब कन्वर्ट हो जाएगी इंटैक्ट पी एंड ए साइट में। ओके, नया अमाइनो एसिड tRNA एंटर करता है ए साइट पे। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 30s सब यूनिट जो है वो बाइंड करती है किसके साथ? वो बाइंड करती है mRNA के साथ। ये कौन स्टिमुलेट करता है इस रिएक्शन को? इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 1 का काम क्या है? इनिशिएशन फैक्टर 1 एसोसिएटेड होता है, वो भी 30s सब यूनिट के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और इनिशिएटर tRNA जो है वो पार्शियल पी साइट पे आता है, पेप्टिडाइल साइट पे आता है। किसकी हेल्प से आता है? इनिशिएटर फैक्टर 2 की हेल्प से। और जैसे ही बाद में फिर लार्जर सब यूनिट आएगी तो उसके बाद जो पार्शियल पी साइट है वो एक सही का इंटैक्ट पी साइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे आगे जो साइट रहेगी वो ए साइट रहेगी। जो नया tRNA आता है, अमाइनो एसिड tRNA आता है, वो ए साइट पे आता है। देखिए, 30s सब यूनिट प्लस इनिशिएशन फैक्टर 2 3। ओके, ये जुड़ गया। 30s सब यूनिट कहाँ जुड़ जाएगा? पहले पेप्टाइल पी साइट पे, फिर आ गया tRNA प्लस इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 tRNA को लेके आ गया, जीटीपी बाउंड स्टेट में लेके आया। ठीक है, जीटीपी को यहाँ हाइड्रोलाइसिस होती है और फिर ये जीडीपी बन जाता है और इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाता है। पर ये जीटीपी बाउंड स्टेट में एक्टिवेटेड होगा और tRNA को लेके आएगा और tRNA को प्लेस कर देगा पार्शियल पी साइट पे। ये पहला जो फर्स्ट होता है। लेकिन फिर जब 50s सब यूनिट जुड़ गई आपकी, इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 जीटीपी जो है रिलीज हो गई। इनिशिएशन फैक्टर 1 फिर भी यहाँ काम कर रहा है थोड़ा बहुत। 50s सब यूनिट जो है वो भी जुड़ गई, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। और अब आपकी एक एग्जिट साइट बन गई, जो पी साइट है ये है, और ये नई ए साइट है। नया tRNA इसी ए साइट पे आके जुड़ता है। क्लियर? ओके, अब स्टेप्स देखते हैं कि यूकैरियोट्स में क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं। यूकैरियोट में 12 इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर को ई लगा के आगे ई लिखा होता है। 1 और 2 और 3 जो हैं वो जो छोटा सब यूनिट है राइबोसोम का 40s उसके साथ जुड़ते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में आप डिफरेंशिएशन करते हुए चलेगा कि कौन कौन, वहाँ 1 और 3 भी जुड़ रहे थे, है ना। 2 जो था वो tRNA को भी लेके आ रहा था, और इनिशिएशन फैक्टर के साथ 2 और 3 इसमें राइबोसोम में प्रोकैरियोट में भी जुड़े हुए थे राइबोसोमल सब यूनिट से, और यहाँ भी जुड़े हुए हैं। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, हम जानते हैं, और जीटीपी बाउंड एक्टिव फॉर्म में ये क्या करती है? किसके साथ बाइंड करती है? tRNA के साथ बाइंड करती है, इनिशिएटर tRNA के साथ। अभी आपने देखा भी था, है ना। हाँ, तो जब इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है जीटीपी बाइंड स्टेट में इनिशिएटर tRNA के साथ बाइंड करता है, तो इसको हम कहते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है ये इनिशिएटर फैक्टर
3 के साथ जब बाइंड करेगा, नाउ दिस टर्नरी कॉम्प्लेक्स जब ये इनिशिएटर फैक्टर 3 के साथ बाइंड करेगा तो एक 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ध्यान से सुनिए, हमने कहा इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3 बाइंड करते हैं 40S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ठीक है। और इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, और इस जीटीपी बाउंड स्टेट में ये इनिशिएटर टीआरएनए के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए के साथ जुड़ गया, फिर ये उसको लेके आ गया कहाँ, राइबोसोम पे ही, राइबोसोम पे इनिशिएटर फैक्टर 3 भी है, और इनिशिएटर फैक्टर 3 के साथ भी ये पूरा इनिशिएटर फैक्टर 2, इनिशिएटर टीआरएनए कॉम्प्लेक्स सब जुड़ जाएगा वहां पे, और एक बन जाएगा पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, 43 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आया, इनिशिएटर फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड इनिशिएटर टीआरएनए विल फॉर्म 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अभी इसको एमआरएनए का प्रेजेंस का जरूरत नहीं है, अभी एमआरएनए का प्रेजेंस का इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए बट दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमआरएनए। फिर आई एक नया इनिशिएशन फैक्टर 4F जो एमआरएनए के साथ बाइंड करता है, वो भी इन्हीं सब इस सारे कॉम्प्लेक्स के साथ ही आएगा जुड़ते हुए, एक एक करके ये आते जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 ने टीआरएनए को ले आया, इनिशिएटर फैक्टर 3 जब बाइंड हो गया टीआरएनए के साथ इनिशिएटर 2 फैक्टर 2 के साथ, तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इनिशिएटर फैक्टर 4 आ गया, अब 2-3 ने काम कर दिया, अब इनिशिएटर 4 आ गया, 4F आया जो एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। 4F जो है वो हेटेरोट्राइमर है, इसमें 3 अलग अलग हमको देखने को मिलेंगे। इनिशिएटर फैक्टर 4G होगा ये, 4E होगा ये, 4A भी होगा। इट इज अ हेटेरोट्राइमर ऑफ G, E and A, ओके। 4F जो है वो हेटेरोट्राइमर है G, E and A का। अब G का काम क्या है, G का काम क्या है जल्दी से बताइए। G का काम है इनिशिएटर फैक्टर 4E के साथ क्या करना, बाइंड होना। ये लिंक होता है इनिशिएटर फैक्टर 4E के साथ। अब ये 4E ही है जो प्रोटीन बाइंडिंग कैप बाइंडिंग प्रोटीन है और बाइंड करती है 5 प्राइम कैप ऑफ एमआरएनए। याद करिए मैंने आपको क्या कहा था, यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर 4G जो है उसको पोलियो वायरस क्लीव कर सकता है, वो नहीं रहेगा तो क्या आपको पहचान नहीं पाएंगे, एमआरएनए नहीं पहचान पाएंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 4G जो है लिंक करता है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ ही या जो इनिशिएशन फैक्टर 4E है जो कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके साथ भी ये जुड़ा होता है। और ये प्रोटीन इनिशिएशन फैक्टर 4E जो है प्रोटीन, ये बाइंड करती है 5 प्राइम कैप, एंड इनिशिएशन फैक्टर 4A जो है वो हेलिकेज की तरह काम करेगा और 5 प्राइम एंड पे एमआरएनए को अनवाइंड कर देगा। क्लियर? अब इतना ये सब आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इनिशिएशन फैक्टर 4G का काम क्या हुआ, E का काम क्या हुआ, है ना, और A का काम क्या हुआ, सारे एक ही में आ रहे हैं, एक ही का है इनिशिएशन फैक्टर 4F, इसी ये हेटेरोटाइमर है GEA का। E का काम क्या हो गया, सारे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट को बाइंड करना, 4E का मेन काम हो गया कैप से जाके बाइंड करना। A का काम क्या हो गया फिर, हेलिकेज अनवाइंडिंग करना है एमआरएनए की एट 5 प्राइम एंड। अब इनिशिएशन फैक्टर 4B जो है वो भी ज्वाइन कर लेता है, वो भी A और एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। यही जुड़ेगा ना, इनिशिएशन फैक्टर 4B जुड़ेगा तभी 4A की एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जा सकेगा। ये इनिशिएशन फैक्टर 4B जो है ये 4A और एमआरएनए, इनिशिएशन फैक्टर 4A एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ेगा। एक्चुअल में यही इसकी हेलिकेज एक्टिविटी को जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मतलब अब पूरा बन गया इनिशिएशन फैक्टर 4F, 4B, एमआरएनए, ये सब का सब ज्वाइन कर जाएगा 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। क्या बन गया, ये इनिशिएशन फैक्टर 4F, एमआरएनए इनिशिएशन फैक्टर 4B ज्वाइन कर गया 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। अब आपको याद होगा 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, इनिशिएशन फैक्टर 2, 3 और टीआरएनए की बाइंडिंग से जो है पूरा बना है। और 4A जो है वो किसके साथ बाइंड हुआ है, एमआरएनए, मतलब एमआरएनए वगैरह सब अब बाइंड हो चुका है सब कुछ, ठीक है।
और हमारे पास क्या क्या हो गया, यहाँ पे सब कुछ बाइंड हो गया। इसके साथ ही पॉली ए टेल जो है वो भी इंटरेक्ट करती है इनिशिएशन फैक्टर 4G के साथ विद द हेल्प ऑफ पॉली ए PABP, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। और ये चीज सजेस्ट करती है पॉली ए टेल का बाइंड होना या इनिशिएशन फैक्टर 4G के साथ सजेस्ट करता है कि mRNA जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलर होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि कौन से फैक्टर्स ने प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद कौन से फैक्टर्स ने अपना काम किया और वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ गए, उसके साथ बाद पॉली ए टेल ने क्या फंक्शन किया, ठीक है। अब देखिए, अब 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो अच्छे से और उसके साथ और भी फैक्टर्स वहां पे जुड़े हुए हैं, mRNA को स्कैन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब तक हमने इनिशिएशन फैक्टर 1 की बात कहीं भी नहीं करी थी। वो यूज करेंगे एनर्जी को और उसके साथ वहां पे स्कैनिंग के लिए, mRNA स्कैनिंग के लिए जो है हमारे 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यूज करता है, वो यूज करता है इनिशिएटर फैक्टर F1 और इनिशिएटर फैक्टर 1A। इसको ये F1A ये एक ही बात है, ओके। F1 और FA बोल लीजिए आप कुछ भी, ठीक है। और फिर एनकाउंटर, बीच में जब स्कैन हो रहा होगा RNA, फिर होगा एनकाउंटर किससे, AUG से। और जैसे ही इनिशिएशन साइट पे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पहुंच गया, स्मॉल सब यूनिट वहां पे बोलेगी रुको, पहले फॉर्म करते हैं 48S कॉम्प्लेक्स, ओके। अब पूरा बन गया 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब इनिशिएशन बाइंडिंग साइट पे जो इनिशिएशन साइट है वहां पहुंच गया है, क्या बन गया, 48S कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहां असेंबली में और ट्विस्ट आएगा। अब इनिशिएटर फैक्टर F5 आया, इनिशिएटर फैक्टर, और इसको इनिशिएटर फैक्टर F5A भी बोलेंगे, जिसके पास होगी GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और ये GTP हमारे पास किसके पास है, इनिशिएशन फैक्टर 2 के पास है। आ गया इनिशिएशन फैक्टर 5 और इनिशिएटिंग फैक्टर 2 के पास जो GTP था उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया। और जब हाइड्रोलिसिस हो गई तो इनिशिएटिंग फैक्टर 2 और 3 जो हैं वो रिलीज हो गए। और 5 आया था, 5A आया था पहले, अब इनिशिएटिंग फैक्टर 5B आ जाएगा और वो 60S सब यूनिट को ज्वाइन करवा देगा कॉम्प्लेक्स के साथ और पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पहले काम किया इनिशिएटिंग फैक्टर 2 ने टीआरएनए को लेके आया, ठीक है। इनिशिएटिंग फैक्टर 3 ने भी फिर ज्वाइन कर लिया राइबोसोम, इनिशिएटिंग फैक्टर 2 एंड टीआरएनए, ठीक। हमारे पास बन गया प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अब 4F कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर 4F वाला कॉम्प्लेक्स आया जिसके पास G, E और A प्रोटीन्स हैं। G प्रोटीन का काम क्या है, A प्रोटीन का काम क्या है, E प्रोटीन का काम क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर A प्रोटीन के काम को किसने रेगुलेट करवाया वो याद रखना है। उस रेगुलेशन के बाद क्या हुआ, पॉली ए टेल ने क्या किया, ओके। 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब पहुंच गया इनिशिएटिंग साइट पे, तब वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना और वहां पे फर्दर कौन से फैक्टर्स आए और कौन से फैक्टर रिलीज हुए, ये इंपॉर्टेंट है। एक चार्ट आपको बाद में दे दूंगी, अभी ट्रांसलेशन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट जब भी हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे उसी चार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब रिलीज फैक्टर, अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इनिशिएशन हो गया, अब हमारा 60S सब यूनिट भी जुड़ गई, पूरा अब तैयार है मशीनरी इलॉन्गेशन करने के लिए। लेकिन इलॉन्गेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर 2 का क्या हुआ, जो रिलीज हो गया था उसको GTP, जो GDP बाउंड स्टेट में है, इसको फिर से GTP बाउंड स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ये और इनिशिएशन में अपना रोल प्ले कर सके। और इनिशिएशन फैक्टर 2 को जो है GTP बाउंड स्टेट में करने के लिए जो रिएक्शन कैटालाइज होगा वो इनिशिएशन फैक्टर 2B का होगा। इनिशिएशन फैक्टर 2 GDP को GTP में कन्वर्ट करना किसका काम है, इनिशिएशन फैक्टर 2B का, जो ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है। तो आज के लिए इनिशिएशन कंप्लीट हुआ। यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में क्लियर है या नहीं है? जहाँ क्लियर नहीं है वापस पीछे जाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।